डियर स्टूडेंट, तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति कि जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में देखो एक समान वैद्युत क्षेत्र में ये एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लिया हमने। इसमें कोई कण रखा है, मान लो Q। क्या रखा है? Q रखा है। एक समान वैद्युत क्षेत्र E में कोई कण रखा है Q। अब ये कण इसमें गति करेगा तो इस कण की ऊर्जा क्या होगी, यानी कि गतिज ऊर्जा क्या होगी, इस चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फिर या थोड़ा समझ लेते हैं पहले। अब ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक। इसमें एक आवेश रखा हमने Q। अब जब ये Q रखा आवेश तो इस पर एक बल लगेगा, क्योंकि एक आवेशित कण को या किसी आवेशित कण को जब आप वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, किसी आवेशित कण को जब आप वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक वैद्युत बल कार्य करता है, और उस वैद्युत बल को हम क्या कहते हैं? QE कहते हैं। वैद्युत बल कार्य करता है और उस वैद्युत बल को हम क्या कहते हैं? QE कहते हैं, ठीक। अब सोचो कि जब इस पर बल लगा, जब इस कण पर बल लगा तो ये कुछ ना कुछ विस्थापित हो जाएगा, गति करेगा। आप किसी भी चीज पर बल लगाइए, ठीक, तो वो अपनी जगह से हिलेगी। तो जब हिलेगी तो वो विस्थापित होगी, तो मानेंगे हम इसको कि ये x विस्थापित हो गया, ठीक। जब विस्थापित होगा तो एक नई बिंदु पर पहुंच जाएगा, और नए बिंदु पर उसका वेग कुछ और होगा, ठीक। जब हम इसका वेग, जब उस कण में वेग होगा तो इसका मतलब हुआ कि उसमें गतिज ऊर्जा भी होगी। तो वो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो वो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, यही चीज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना स्मॉल m द्रव्यमान एवं Q आवेश का कण एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा है। एक कोई आवेशित कण है Q और वो एक समान वैद्युत क्षेत्र E में क्या है? रखा है। जो हम आपको समझा चुके हैं वही सब लिखने वाले हैं, ठीक है। अब ये वैद्युत क्षेत्र में रखा है, अब वैद्युत क्षेत्र में रखा तो इस पर बल भी लगेगा, ठीक। तो आवेश पर या आवेश Q पर कार्यरत वैद्युत बल, तो बल क्या है? F, और कितना है? QE। हमने बताया था आपको कि वैद्युत बल जो है वो कितना होता है? QE। क्लियर। अब देखिए एक बात, चूंकि द्रव्यमान इसका m है, आवेशित कण का द्रव्यमान m है, और जब ये गति करेगा तो इसमें त्वरण भी उत्पन्न होगा, और अगर त्वरण उत्पन्न होगा तो एक फॉर्मूला और होता है F इज इक्वल टू ma। तो हम याद लिख सकते हैं कि बट F इज इक्वल टू क्या होता? ma। तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं? इक्वल कर सकते हैं। तो इक्वल करने पर क्या बनेगा? ma इज इक्वल टू QE। तो a इज इक्वल टू QE अपॉन m, मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया, तो a इज इक्वल टू QE अपॉन m। a इज इक्वल टू QE अपॉन m। तो ये कण का क्या निकल आया? त्वरण। ये कण का क्या निकल आया? त्वरण। जब हमारे पास कण का त्वरण a है तो इसका वेग भी होगा। तो लिख देते हैं यहां पर कि यदि कण वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश x दूरी तय करने में v वेग प्राप्त कर लेता है तो, ठीक। हमने आपको बताया था कि जब वैद्युत क्षेत्र में किसी कण को आप रखेंगे तो उस पर बल लगेगा। अगर बल लगेगा तो वो अपनी जगह से विस्थापित हो जाएगा, और विस्थापित होगा तो कितना हो जाएगा? हमने मान लिया कि x विस्थापित हो जाएगा, ठीक। और x विस्थापित होने में उसे वेग कितना मिल गया? v, ठीक है। तो जब हमारे पास वेग v है, त्वरण a है,
तो हम यहाँ पर गति का समीकरण लगा सकते हैं। तो गति का समीकरण क्या होता है, या गति का हम तीसरा समीकरण लगाएंगे यहाँ पर। तो गति के समीकरण होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही तो होता है थर्ड इक्वेशन। वेग v प्राप्त किया उसने, u प्रारंभिक वेग होता है, और प्रारंभ में तो आवेश रखा था, और जब प्रारंभ में आवेश वैद्युत क्षेत्र में रखा था तो उसका वेग कितना होगा, 0 प्रारंभ में, क्लियर। प्लस 2 a का मान हमने निकाला है अभी कितना, QE अपॉन m रख देते हैं, QE अपॉन m इंटू s, s मीन्स होती है तय की गई दूरी। तो तय की गई दूरी यहाँ पर कितनी है, कल कितना विस्थापित हुआ था, x, तो तय की गई दूरी भी कितनी हो गई, x, क्लियर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनाएगा, 2QEx अपॉन में क्या बन जाएगा, m, ठीक। अब यहाँ पर देखिए आप, इधर स्क्वायर रूट और ले लेते हैं, फिर देखते हैं आगे कुछ और बदलेंगे इसको, ठीक है। तो रूट लेंगे, क्या बनेगा, 2QEx अपॉन m, ठीक है। यहां तक इसको देखने के बाद आप एक चीज याद करो कि हमने पढ़ाया था आपको, यदि दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर v हो तो, ठीक। अब ये दो बिंदु कौन है, ठीक है ना। तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर v हो, तो हम देखते हैं कि दो बिंदु कौन से होंगे। पहला बिंदु तो ये, और दूसरा बिंदु ये। शुरुआत में यहाँ रखा था, जब वो x विस्थापित हुआ तो यहाँ पहुंच गया। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर कितना होगा, तो हमने माना कि इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर जो है v होगा, ठीक। क्यों माना, देखते हैं। यहाँ पर एक सूत्र हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि वैद्युत क्षेत्र और विभव में रिलेशन था, वो वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में रिलेशन था, E इज इक्वल टू dV अपॉन dr। इधर देख लेते हैं, आपको याद आ जाएगा। E इज इक्वल टू dV अपॉन dr, मतलब वैद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू होता है विभव में परिवर्तन अपॉन में उनके बीच दूरी, ठीक। वैद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू होता है वैद्युत विभव में परिवर्तन या विभवांतर कह सकते हैं, और उनके बीच में विस्थापन या दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, विस्थापन भी हो जाएगी, दूरी भी कह देंगे। तो इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट करके लिखेंगे, क्या दिख रहा है, यही लिख देते हैं, फिर बाद में बताएंगे। E इज इक्वल टू dV को हम v लिख दें, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर हमने v ही माना है, और dr मतलब दूरी, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, x। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, देखो x भाग में गुणा में पहुंच जाएगा ex, तो v इज इक्वल टू ex बन जाएगा। तो वही चीज हम यहाँ लेंगे, यदि दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना हो, v, तो v इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ex बनेगा, ठीक, समझ आ रहा। चलिए, अब ex ये रहा, अब ये ex और ये देखो ex है, तो इस ex की जगह पे हम विभव लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, वेग, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2, ex की जगह पर लग दिया v, और क्या बचा, q अपॉन में क्या बचा, m। तो ये रहा वेग आपका, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2vq अपॉन m। ये फॉर्मूला आपका विभव के रूप में है, ये फॉर्मूला आपका वैद्युत क्षेत्र के रूप में है, वैद्युत क्षेत्र के रूप में, और ये वाला आपका विभव के रूप में। अब जब हमें वेग पता है, तो हम इसकी गतिज ऊर्जा आराम से निकाल सकते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं, अतः कण की गतिज ऊर्जा, अतः कण की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या होती है, k जी इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, k जी इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, तो k जी इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। अब v का मान पहले देखो, v का मान क्या निकाला था अभी हम लोगों ने पीछे, v जी इक्वल टू निकाला था अंडर रूट 2vq अपॉन m,
वेग की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 2v³ अपॉन m, ठीक है, अंडर रूट 2v³ अपॉन m, और इसका क्या है, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने पर रूट क्या करेगा, हट जाएगा, तो रूट हटा देंगे, क्या बचेगा, 2v³ अपॉन में m, रूट हटा दिया। अच्छा देखो कुछ कैंसिल हो रहा होगा यहाँ पर, k इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल, समझे, 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल, क्या बचेगा केवल v³, तो k इज इक्वल टू v³। तो ये कण की क्या निकल आई, गतिज ऊर्जा निकल आई। तो हम यहाँ नीचे कह सकते हैं कि यदि q आवेश को v विभवांतर से त्वरित कराया जाए तो वह v³, ठीक है ना, q आवेश को v विभवांतर से त्वरित कराया जाए तो वह v³ गतिज ऊर्जा प्राप्त करता है या कर लेता है, अर्जित करता है, कुछ भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छे से आप लोग देख लेंगे तो सिंपल है, कुछ नहीं है। एक हम वैद्युत क्षेत्र लेंगे पहले, ठीक है, उसमें कोई आवेशित कण रखेंगे। अब आवेशित कण रखोगे वैद्युत क्षेत्र में, तो उस पर एक क्या लगेगा, बल लगेगा, तो वो बल होगा QE के इक्वल, ठीक। अब जब बल लगेगा तो ये कण क्या कर जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, x मान लिया था हमने। विस्थापित होने के बाद उसे एक नया वेग मिलेगा जिसको हम v कहेंगे, ठीक है। आप आराम से इसको हल कर सकते हैं और हमें एक गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त होता है। तो आप लोग अच्छे से इसको तैयार करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।